हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ संधारित्र में संचित ऊर्जा। मतलब कि कोई जो कैपेसिटर होता है वो कितना एनर्जी स्टोर करता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्योंकि कैपेसिटर एक डिवाइस होता है ना जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज वो जानेंगे कि वो एनर्जी कितना स्टोर करता है। कोई भी अगर कैपेसिटर होता है तो वो एनर्जी कितना स्टोर करता है, तो उसका डेरिवेशन करना है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर इसकी हेडिंग लिख दे रहा हूँ मैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये इसकी हेडिंग है। तो चलो अब इसका मैं अभी डेरिवेशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ पहले यहाँ पे कि पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो स्टोर होती है उसी को बोलते हैं संचित ऊर्जा। बाह्य सोर्स या स्रोत, बाह्य सोर्स का मतलब हो गया, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब हो गया बैटरी वगैरह सब। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जैसे बैटरी। तो किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी कि बाह्य स्रोत द्वारा उसकी प्लेटों पर आवेशों को जमा करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है इसकी मतलब क्या है कि किसी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो बाह्य स्रोत द्वारा उसके प्लेटों पर आवेश को जमा करने में जो भी हमें कार्य करना पड़ता है वही संधारित्र की ऊर्जा के बराबर होता है। जो हम कार्य करते हैं उस प्लेट पर आवेश को देने में। जैसे मान लो कि ये एक प्लेट है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट संधारित्र है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो या तो इसको क्या करते हैं हम इनिशियली, अभी देखो दो प्लेट है इसमें, तो अभी दोनों न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, या तो बैटरी से बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बाय सोर्स। अब जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी होगा क्या, ये मतलब देखो ये जो अभी प्लेट है, दोनों प्लेट अभी न्यूट्रल है। जैसे इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो होगा क्या कि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो ऐसे मान लो कि यहाँ से प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से प्लस निकल रहा है, और ये प्लस देखो यहाँ से प्लस क्यू निकल करके, तो यहाँ पर प्लस क्यू की जगह हम लेंगे डी क्यू चार्ज, छोटे छोटे चार्ज को मानेंगे। तो डी क्यू चार्ज निकल करके इस पर आने लगा। चूँकि माइनस है तो माइनस प्लस को खींच करके इधर सप्लाई करते जा रहा है, ये इस पर प्लस आते जाएगा और इस पर माइनस आते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो जैसे इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज को चलाना। तो क्या होगा, जो इस पर प्लस और माइनस चार्ज इक्वल था, क्योंकि शुरू में न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल होने की वजह से अब क्या होगा, ये माइनस प्लेट है तो ये माइनस वाला जो टर्मिनल इसके प्लस को निकालेगा, खींचेगा इधर, और ये प्लस क्यू चार्ज इधर से चलना शुरू करेगा। प्लस डी क्यू चार्ज और निकल करके इधर से इस पर क्या होगा, इस पर जमा होते जाएगा, इस पर जमा होगा डी क्यू चार्ज। तो अब देखो इस पर प्लस जब होगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस, यही होगा ना। जब यहाँ से प्लस निकाला तो इस पर क्या होगा, चूँकि प्लस शुरू में प्लस और माइनस बराबर था, जब इसमें से प्लस निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो ये प्लस इस पर जमा हो रहा है, यहाँ पे माइनस
तो यहाँ पे प्लस को, अब देखो इस प्लस को यहाँ से निकालने में इस कैपेसिटर से शुरू में पहला चार्ज जो DQ चार्ज को निकालने में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। देखो पहले इनिशियली क्या किया हमने, DQ चार्ज को उठा करके यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब दूसरी बार देखो, अब अगर यहाँ से DQ चार्ज को निकालना चाहोगे तो चूंकि यहाँ पे अब क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये माइनस DQ चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस DQ को निकालने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नहीं, बैटरी कर रही है वर्क, बैटरी वर्क कर रही है। तो क्या करेगा, ये DQ चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में बैटरी के द्वारा वर्क करना पड़ेगा, वहाँ पे ले जाने में। तो अब यहाँ से DQ चार्ज को फिर से निकाला। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। तो अब इस DQ चार्ज को यहाँ पे डालने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी जो भी वर्क करता है ना चार्ज को कैपेसिटर के प्लेट पे जमा करने में, वही वर्क कैपेसिटर के एनर्जी के स्टोर, कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या है कि अगर ये बैटरी यहाँ से क्या कर रही है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, ये जो बैटरी है, ये बैटरी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रही है। तो जो चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो भी वर्क कर रही है ना बैटरी, जो भी वर्क कर रही है बैटरी, वही वर्क उस कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसके बराबर होता है। तो वही लिखा हुआ है कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा एक्सटर्नल सोर्स यानी बाह्य स्रोत द्वारा उसकी प्लेटों पर, ये जो प्लेट है इसकी प्लेटों पर आवेशों को जमा करने में किया गया कार्य के क्या होता है, बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी, यही है। अब देखो, अब इसका डेरिवेशन करना है। तो इसके डेरिवेशन के लिए पहले इसकी पहले थ्योरी इसकी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि मान लेते कि माना प्रारंभ में थ्योरी को मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा लिखने में। प्रारंभ में पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद थ्योरी को यहाँ पे लिख देंगे। क्या है, देखो प्रारंभ में हमने क्या किया, प्रारंभ में ये दोनों प्लेट क्या है, न्यूट्रल है। अब उसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, चार्ज यहाँ से यहाँ जाने लगता है ना। तो प्रारंभ में कोई भी चार्ज नहीं था प्लेट पे। बाद में हमने क्या किया, छोटे छोटे DQ चार्ज को ले जाना है, एक साथ पूरे चार्ज को नहीं ले जाना है, छोटे छोटे DQ चार्ज को इस पर से इस पर ले जा रहे हैं। तो अब जैसे इस चार्ज को यहाँ पे ले जाओगे तो जितना इस पर प्लस आएगा उतना उस पर माइनस प्रेरित होता है, ये आपको पता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है हमेशा उस पर, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो प्लस अगर इस पर आ रहा है तो इस पर माइनस इंड्यूस होते जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और यही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में होगा। तो इसको यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसकी थ्योरी को, कि माना प्रारंभ में प्लेटों पर, संधारित्र के प्लेटों पर क्या लिखा है, माना प्रारंभ में संधारित्र के प्लेटों पर कोई आवेश नहीं है। अब संधारित्र के एक प्लेट पर आवेश के छोटे छोटे टुकड़ों DQ में, छोटे छोटे टुकड़ों DQ में स्थानांतरित किया जाता है। एक प्लेट पर हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, है ना, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस पर DQ चार्ज को स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे दूसरे प्लेट पर बराबर परिमाण के विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरित होता है, ये इसकी थ्योरी है। कि हमने मान लिया कि प्रारंभ में कोई आवेश इस पर नहीं था, जब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो अब क्या है, आवेश को, DQ चार्ज को, छोटे छोटे चार्ज को एक प्लेट पर हम जमा कर रहे हैं। तो जब एक प्लेट पर छोटे छोटे चार्ज को ले जा रहे हैं तो दूसरे प्लेट पर बराबर परिमाण के विपरीत आवेश क्या होगा, उस पर प्रेरित हो जाता है। यानी कि इस पर अगर प्लस Q चार्ज को DQ को दे रहे हो, इस पर दे रहे हो, तो इस पर माइनस Q चार्ज क्या होगा, प्रेरित होते जाएगा। ठीक है। अब हम मान लेते हैं किसी एक खास इंस्टेंट पे, मतलब किसी एक टाइम पे, किसी खास टाइम पे आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसको, इस तरीक़ा से भी आप सोच सकते हो कि ये एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक DQ चार्ज को तोड़ करके यहाँ पे दिया। जैसे हमने इस पर DQ चार्ज को दिया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा और इस पर प्लस
चार्ज आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो पहली बार में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। अब दूसरी बार जैसे अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाओगे डी क्यू चार्ज को फिर से, तो यहाँ पे प्लस क्यू आ गया और यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस पर डी क्यू चार्ज को। अब चूंकि इस पर प्लस है तो अब यहाँ से जो डी क्यू को ले जाओगे तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो डी क्यू चार्ज को फिर इस पर लाएँ, फिर ऐसे लाएंगे तो वर्क करते करते क्या होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वही निकालना है। तो या तो आप ऐसे समझो या इसको ऐसे आप समझ लो कि हमने क्या किया, डी क्यू चार्ज को पहली बार में इस पर निकाल के रखा। अब दूसरी बार जैसे निकालना चाहते हो इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, इस पर माइनस क्यू। अब जैसे डी क्यू चार्ज को हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, माइनस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसको जाने नहीं दे रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क। तो ये वर्क करके फिर यहाँ पे डी क्यू चार्ज को जमा करने के लिए यहाँ प्लस है तो इसको इस पर भी वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ पे प्लस आएगा तब यहाँ पे प्लस कर जमा होते जाएगा और यहाँ पे माइनस जमा होते जाएगा और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि उसके बीच में एनर्जी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी होता है, या इसको ऐसे सोच लो। तो हमने क्या किया, अब क्या करते देखो, शुरू में इसको देखो एक तरीका से ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो शुरू में कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था। जब टाइम जीरो था तो चार्ज भी क्या था, जब टाइम जीरो था तो चार्ज भी जीरो था। और इसका जो विभवांतर था यानी कि पोटेंशियल वो भी जीरो था। कैपेसिटी क्या है, सी है। कैपेसिटेंस कितना, सी है। क्योंकि धारिता तो फिक्स है ना, वो तो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इनिशियली हमने मान लिया कि जब टाइम जीरो था तो इस पर चार्ज नहीं था, जब चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल भी नहीं था। अब मान लेते किसी खास टाइम पे, टी टाइम पे इस पर चार्ज आ गया क्यू बराबर क्यू, और इस पर जो वोल्टेज होगा विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, वी इक्वल्स टू, चूँकि कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय सी। ठीक है, और मान लो कि इनफाइनाइट टाइम पे है ना, टोटल कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, टोटल क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हो गया और इसका जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, कैपिटल वी हो गया, या इसको आप बोल सकते हो कैपिटल क्यू बाय सी। शुरू में जीरो था टाइम तो चार्ज भी जीरो था, पोटेंशियल भी जीरो था, लेकिन किसी खास टाइम पे हमने मान लिया पर्टिकुलर टी टाइम पे टोटल चार्ज इस पर क्यू आया है और इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वी इक्वल्स टू क्यू बाय सी। ठीक है, लेकिन जब इनफाइनाइट टाइम ले लेते हैं, क्योंकि टाइम का वो फिक्स नहीं है तो हम इनफाइनाइट टाइम ले लेते हैं। तो इनफाइनाइट टाइम पे हमने क्या किया, टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हो गया कितना हो गया, क्यू चार्ज हो गया। तो इस पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका कितना हो जाएगा, वी इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाय सी। सी तो फिक्स है। या आप इसको ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं कि किसी खास टाइम पे माना किसी खास टाइम पर समय पर प्लेट संधारित्र के एक प्लेट पर एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश एवं दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। एक किसी खास टाइम पे हम मान लेते हैं, शुरू का तो नहीं मान सकते ना अंत का, बीच वाले कोई टाइम ले लेते हैं। तो एक खास टाइम पे हमने मान लिया कि इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, हमने मान लिया टी टाइम पे। तो इस टाइम में अतः प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय सी। चूँकि कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, इतना होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम इसको मिटाते हैं। तो देखो पहले फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये तो पता है कि किसी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होता है वो एक्सटर्नल सोर्स द्वारा जो भी हम उस प्लेट पर आवेश को ले जाने में कार्य करेंगे वही कार्य के बराबर होता है, उसमें संचित ऊर्जा। दूसरी बात कि हमने मान लिया कि इसमें इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, इसको हमने क्या किया, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो उसके बाद क्या हुआ, प्लेट के एक कैपेसिटर के एक प्लेट पर डीक्यू चार्ज, छोटे छोटे डीक्यू चार्ज को क्या किया जा रहा है, हस्तांतरित किया जा रहा है। उसके वजह से क्या होगा, दूसरे प्लेट पर बराबर परिमाण के विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। फिर उसके बाद हमने मान लिया कि किसी एक खास टाइम पे, चूँकि शुरू में तो इस पर चार्ज नहीं था, बाद में तो टोटल चार्ज अगर हम पूरा कैपिटल क्यू चार्ज को हमें ट्रांसफ़र करना है, लेकिन हम किसी एक बीच वाला टाइम लेते हैं। तो बीच वाला हम मान लेते हैं टी टाइम पे, इस पर जो चार्ज है कैपिटल क्यू प्लस क्यू है, स्मॉल प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। और उस टाइम जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, वी बराबर क्यू बाय सी। अब उसके बाद देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं।
तो अब क्या होगा देखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अतः छोटे आवेश dq को प्लेटों पर ले जाने में किया गया कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा। चूँकि छोटा सा चार्ज है तो वर्क भी छोटा सा करेंगे, तो हम मान लेते हैं DW, और DW इज टू पता है कि जो W इज टू क्या होता है, V बाय Q, ये होता है ना, W इज टू V बाय Q। तो DW इज टू हो जाएगा, DW इज टू क्या हो जाएगा देखो, ओ ये फॉर्मूला होता है V इज टू W बाय Q, V इज टू W बाय Q। तो यहाँ से W इज टू क्या होगा, VQ। पढ़ाए है ना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, जब वर्क करते हैं तो उसमें पढ़ाए थे, जब स्थिति ऊर्जा सब पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, DW इज टू क्या होगा, V DQ, DW इज टू V DQ, आवेश को ले जाने में जो भी हम वर्क कर रहे हैं। तो अब देखो छोटे आवेश को वर्क कर रहे हैं, अब V कितना है, V इज टू क्या है, Q बाई C। तो यहाँ पे रख देते हैं V इज टू Q बाई C, Q बाई C इंटू DQ। इधर है क्या, इधर क्या है DW, इधर क्या है DW। तो ये तो हो गया कि किसी खास टाइम पे ना, अब हमें पूरा कितना इसमें पूरी मतलब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही वो हमें निकालना है। अभी तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे हमने निकाला कि कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो DW इज टू Q बाई C इंटू DQ। अब हमें टोटल काम कितना करना पड़ेगा, जितना काम करेंगे वही उसके एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अतः या अब संधारित्र के प्लेटों पर कुल आवेश Q को ले जाने में किया गया कार्य तो कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, DW का क्या कर देंगे, टोटल वर्क कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना होगा, DW का क्या कर दो इंटीग्रेशन। तो अब क्या होगा, तो देखो टोटल वर्क कर रहे हैं तो DW का इंटीग्रेशन कर देंगे। DW इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, शुरू में 0 वर्क कर रहे थे और अभी कितना कर रहे हैं W, मतलब देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करते हैं, जब 0 से कैपिटल Q तक। क्योंकि शुरू में प्लेट क्या था, डिस्चार्ज था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन चार्ज धीरे धीरे उस पर प्लेट पे भेजा जा रहा है। तो और कितना चार्ज भेजा जा रहा है, Q चार्ज तक भेजा जा रहा है। तो शुरू में 0 पे वर्क भी 0 हो रहा था, जब टोटल चार्ज Q हो गया तो वर्क कितना हो गया, W मान लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या इधर Q बाई C इंटू DQ, ठीक है। यहाँ पे देखो C तो कांस्टेंट है, C को बाहर कर लेते हैं, DW का इंटीग्रेशन W, और फ्रॉम कहाँ से कहाँ 0 से W। अब देखो C कांस्टेंट तो इसको बाहर कर दिया, क्या आ गया 0 से Q, Q DQ, Q DQ। तो अब क्या होगा देखो Q DQ का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये पता होगा आप लोगों को, x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, कितना होता है x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे Q DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे C, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से कैपिटल Q इज इक्वल टू W का क्या लिखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W माइनस 0 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 को भी बाहर कर दो तो C बाई 2 बाहर हो गया। फाइनली इधर क्या बचा, Q स्क्वायर कैपिटल स्मॉल Q स्क्वायर। अब अपर लिमिट का मतलब कैपिटल Q का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो गया W इज इक्वल टू C बाई 2, Q स्क्वायर भी है तो Q स्क्वायर बाई, अच्छा ये C जो है ये नीचे है, 1 बाई C है, C नीचे है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा C नीचे है तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये वर्क और यही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है, जो क्या होता है जो भी हम वर्क करते हैं वो निकाय की स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। तो यही इसी को हम लिखेंगे, यह वर्क
यही वर्क यानी यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं W को U भी लिख सकते हो, ये एनर्जी है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, चलो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, यही डेरिवेशन है। W इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब यहाँ पे लिख दो, नहीं तो W की जगह U रख दो या W रहने दो। W इज टू U क्या स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। U इज टू क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो यही होता है किसी संधारित्र का, है ना, किसी संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होती है, वो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, U इज या W इज टू U इज टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसका अलग अलग टर्म्स में लिख लेते हैं। ये अभी Q और C की टर्म्स में आया, V और Q के टर्म में लिख लेते हैं और C और V के टर्म में लिख लेते हैं। तो कितना होगा, देखो इन टर्म्स ऑफ, या यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं Q एवं V के पद में, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, Q और V के टर्म्स में जब लिखेंगे तो क्या है, देखो U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q और V के टर्म में लिखना है तो C इज इक्वल्स टू क्या लिख दो, C इज इक्वल्स टू क्या होता है Q B, Q बाई V नहीं होता है, C इज इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V। चूँकि फार्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो यहाँ से C इज इक्वल्स टू निकालो तो क्या होगा Q बाई V। अब यहाँ पे रख दो जहाँ पे C है वहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और C की जगह हम रखेंगे Q बाई V। V कहाँ जाएगा ऊपर, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा Q V बाई 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू हाफ Q V। तो Q और V के टर्म्स में ये हो गया एक फार्मूला, Q और V के टर्म्स में एक फार्मूला ये हो गया। अब तीसरा यहीं पर हम लिख दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ C एंड V, C एवं V के पद में ऊर्जा तो कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे चाहे तो यहीं से निकाल लो, U इज इक्वल्स टू कितना है हाफ Q V, है ना। अच्छा Q इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है C V, चूँकि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है C V, तो यहाँ पे Q की जगह रख दो तो कितना होगा हाफ Q की जगह क्या है C V, तो यहाँ पे हो जाएगा C V इंटू V, तो कितना हो जाएगा C V स्क्वायर, तो हाफ C V स्क्वायर U इज इक्वल्स टू। तो ये 3 फार्मूला है किसका, संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो ये 3 फार्मूला है, तीनों आप तीनों को याद कर लो। एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा संचित ऊर्जा का फार्मूला, मतलब संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला नहीं है, 3 दे दिया, चौथा मान लो कुछ और दे देगा, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें बच गया, जो एनर्जी स्टोर होता है पैरेलल प्लेट के बीच में, किस फॉर्म में होता है, विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। तो उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो 3 फार्मूला आ गया एनर्जी का। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसका फॉर्मूला आया U इज इक्वल्स टू, पहला तो था क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दूसरा है हाफ सी बी स्क्वायर और तीसरा है हाफ Q इंटू वी। तो ये किसका है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ हेडिंग दे रहे हैं 2 समांतर
प्लेट संधारित्र के बीच विद्युत ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, एनर्जी डेंसिटी को। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र लिखो, दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, जैसे देखो, जैसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या आता, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ा होगा, m इजकल्स टू क्या होता है, मास डेंसिटी का मतलब डेंसिटी d इजकल्स टू m अपॉन v, या रो भी, रो से भी डिनोट करते, रो या d से। तो ये मास डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व को बोला जाता है प्रति एकांक आयतन में, प्रति, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। किसकी ऊर्जा घनत्व, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व क्या, एक प्रति एकांक आयतन में। जैसे देखो मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, इसे क्या स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जैसे देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया ना मास डेंसिटी का, ये था मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। तो सेम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला के एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को अगर मान लेते कि प्लेट के बीच का, अगर प्लेट का एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, तो उसका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं प्लेट का। पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो यू इज हो गया, एनर्जी को यू दे दो, यू अपॉन वी वॉल्यूम, ठीक है। तो अब कितना होता है वो निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। तो हम मान लेते हैं कि यदि माना संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों का संधारित्र के दोनों प्लेट है ना, यदि माना संधारित्र के दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए एवं उसके बीच की दूरी डी है, तो उसकी धारिता कितनी होती है, तो उसकी धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमें पता है, ये इसका डेरिवेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब प्लेट के बीच का एरिया ए हो और उसके बीच का डिस्टेंस डी हो, तो उसके बीच की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होती है, वो कितनी होती है, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है।
तो अब एक चीज़ देखो, क्या यहाँ से वॉल्यूम को भी हम लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, या एरिया नहीं होता है, वॉल्यूम जो होता है, अगर आप आयतन निकालते हो किसी भी चीज़ का, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को, या चौड़ाई और ऊंचाई को किसी दो डायमेंशन को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका वो क्या निकलता है, एरिया निकलता है। मान लो ये क्षेत्रफल हो गया और इधर एक डायमेंशन और ऊंचाई, तो क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आयतन। तो सेम यहाँ पे जो आयतन है, वॉल्यूम को क्या हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। तो अब देखो, चलो यहाँ पे इस फॉर्मूला में रखो, तो U इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल U है, एनर्जी कितना है, हाफ CV², कोई भी लगा दो, चलो हम यही लगा देते हैं हाफ CV², तो हाफ CV² अपॉन वॉल्यूम कितना है, A इंटू डी। अच्छा, C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वहाँ पे रखा हुआ है, तो चलो यहाँ पे रखो, हाफ C की जगह A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, और इंटू V² अपॉन, दिख रहा है, एक सेकंड देखता हूँ, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई डी V² अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू डी। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ से A से A क्या हो जाएगा, यहाँ से A से A कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, डी नीचे आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा V², नीचे हो जाएगा D²। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो लिखते हैं, तो U बराबर हो जाएगा, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन D²। अच्छा ये याद करो, आप लोग जब पढ़ाए थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बीच जब रिलेशन था, विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर के बीच जो संबंध बताया था, वो कितना आया था, V बराबर ED, V बराबर ED, या E इज टू माइनस का dV/dr आया था, याद E इज टू माइनस का dV/dr, यहाँ से dV इज क्या होगा, EdR, माइनस साइन तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ से dV इज टू क्या होगा, माइनस का EdR, या dV इज टू EdR, dr का मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ पे V इज टू क्या होगा, V इज हो जाएगा ED। अब यहाँ से E इज टू क्या आएगा, E इज टू आ जाएगा V/D, V अपॉन डी। तो जहाँ पे देखो E इज टू V/D है, तो V²/D² क्या लिखेंगे, इसको E² लिख सकते हैं ना, E इज टू V/D, तो V²/D² को E² लिख सकते हैं। तो U बराबर फाइनली हमारा जो आ रहा है, कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हम E², तो यही है एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है किसी प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में, कितनी होती है, U इज टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सब पढ़े, दो चीज़ पढ़े, एक तो कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर करती है, तो ये है U इज टू K²/2C, या हाफ CV² या हाफ QB। और दूसरी बात की जो एनर्जी स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, वो उसकी डेंसिटी कितनी होती है, जो एनर्जी स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, उसकी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितनी होती है, U इज टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। ये कैसे निकाला, सिंपल सा, जो कि एनर्जी डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे हमने लिख दिया, U इज स्मॉल u से डिनोट करते हैं एनर्जी डेंसिटी को, तो U इज टू U/वॉल्यूम। हमें पता है कि मान, ये ऑलरेडी इसका डेरिवेशन कर चुके हैं ना हम लोग। तो यदि माना संधारित्र दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र के दोनों है ना, माना संधारित्र के दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल अगर हम A मान लेते तो डिस्टेंस D है, तो उसके बीच की जो धारिता होती है कितनी होती है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ से अब उसकी वैल्यू पुट कर दो, U इज टू क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला देखो हाफ CV², तो यहाँ पर हमने रख दिया हाफ CV², कोई भी रख सकते हो, सबसे निकल जाएगा, A इंटू डी, वॉल्यूम की जगह हमने रख दिया, इस वॉल्यूम की जगह A इंटू डी हाफ, C की जगह A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहाँ पर हमने रख दिया A एप्सिलॉन नॉट बाई डी V² AD। अब यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, D नीचे आ गया, तो क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट V²/D²। अब हमें ये पता है कि रिलेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, वो कितना होता है, V बराबर ED, वो पढ़े थे हम लोग, E इज टू dV/dr पोटेंशियल ग्रेडियंट का।
तो वहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा V/D, और यहाँ पे V/D की जगह हम रख सकते हैं E स्क्वायर। तो फाइनली हमारी जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी आ रही है, U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखो 12 पिकोफैराड की एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी ये निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो दिया क्या है, C दिया है, जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, C बराबर कितना है 12 पिकोफैराड। पिको का मतलब क्या होता है 10⁻⁻12। तो 12 × 10⁻12 फैराड ये दिया C। V कितना दिया है, देखो V की वैल्यू दिया, पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट दिया हुआ। ये दोनों चीज़ हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, U इक्वल टू क्या होता है, कौन सा लगेगा, हाफ CV स्क्वायर वाला। तो हाफ CV स्क्वायर, हाफ C का मान कितना है, देखो 12 × 10⁻12। V का मान कितना है 50, अब 50 का स्क्वायर हो जाएगा तो 50 × 50। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 6 12, 6 हो गया। अब 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 है, और 25 6 150 हो जाएगा ना, 25 आगे 150 और उस पर 00 × 10⁻12। चार इसमें से 3 जीरो हटा दो तो कितना आ जाएगा 15 × 10⁻⁻9। तो यही होगी इसकी एनर्जी, इतना जूल। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो क्या, नैनो जूल। तो 15 नैनो जूल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बैटरी 1000 वोल्ट की बैटरी है और उसके द्वारा संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना दिया जाता है, 100 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो दिया क्या है, V का मान दे दिया 1000 वोल्ट और आवेश कितना दिया, Q बराबर दे दिया 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम को क्या लिखोगे, 10 के पावर 100 × 10⁻⁻6 कूलम। ये हो गया ना। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा, 2 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 कूलम। अब कौन सा फॉर्मूला, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखो Q है और V है, तो कौन सा लगेगा, हाफ QV। तो यहाँ पे लगा दो हाफ Q × V। Q कितना है, तो हाफ Q का मान है 10⁻⁻4 और V का मान कितना है 1000। तो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10⁻⁻1/2 यानी कि 1/20। 1/20 1/20 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.10 लगाओगे तभी जीरो होगा, 120 0.05 जूल। तो यही हो गया आंसर। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग वही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तब तक पढ़ाई करते रहिए।